Hello and welcome guys, and yes, before you watch this video I have a small message for all my students from down south. I know guys, you face problem in watching some of my videos which are not made in English, they are made in Hindi. But guys, the courses which I have launched only in Hindi for the benefit of the country as a whole, those courses are not available in English. I know you face difficulty in watching certain videos which are made in Hindi, but it's a promise, it's a commitment to all of you. I will soon come up with marathons of my respective subjects which will be entirely in English. And yes, just like I've recorded cost audit and BVM SPM in English, I commit to you that I have this plan in mind that I'll be coming up with English videos for other subjects as well. Till that time, I will be putting up marathons, I'll be putting up some short videos on the subjects. Enjoy those videos. And yes, now enjoy this particular video. All the very best and happy studying. तो भाई ज्यादा पुराना सेक्शन नहीं है, इस ये जो मेजर अपने इफेक्टिव रूप में आया, रौद्र रूप में आया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप में आया, वो आया 2001 में. 2001 से पहले भी जो सेक्शन में कंटेंट थे वो कंटेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं थे. 2001 ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट एक कह सकते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस इंडिया में आए. तो 2001 ऑनवर्ड्स ये रियलाइज किया गया कि बाहर की कंपनियां इंडिया को ठग रही हैं, खर्चे ज़्यादा दिखा के सारा प्रॉफिट ले जाती हैं बाहर ताकि टैक्स लगे बाहर, इंडिया में टैक्स ना लगे, क्योंकि इंडिया का टैक्स रेट है ज्यादा, बाहर का टैक्स रेट है कम, और इस पूरे प्रोसेस में वो इंडिया को टैक्स बिल्कुल भी पे नहीं कर रही जो इंडिया डिजर्व करता है, जिस तरह का टैक्स इंडिया डिजर्व करता है. सो व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग? सेक्शन 92 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो ट्रांसफर प्राइसिंग इज एप्लीकेबल टू नंबर 1 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. ट्रांसफर प्राइसिंग किसको अप्लाई करता है भाई? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को अप्लाई करता है, मतलब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को अप्लाई करता है. अच्छा, कुछ केसेस में ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को भी अप्लाई करता है भाई, जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस. हम पढ़ेंगे, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, SDT शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा. कुछ ऐसे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे होंगे जिसपे अप्लाई करेगा. सर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे अप्लाई करने का क्या लॉजिक है? सर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में कोई टैक्स रेट फर्क थोड़ी हो सकता है. अगर इंडिया में दो एंटिटीज हैं तो उनका तो टैक्स रेट सेम रहेगा ना सर, उसमें टैक्स रेट कोई फर्क थोड़ी हो सकता है जो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे भी आप ट्रांसफर प्राइसिंग लगाओगे? नहीं भाई नहीं. इंडिया में जो दो एंटिटीज होती हैं उनका भी टैक्स रेट फर्क हो सकता है. कैसे सर? ऐसे कि इंडिया में जो दो एंटिटीज हैं, हो सकता है एक एंटिटी SEZ लोकेशन पे लोकेटेड हो जहां पर टैक्स रेट हो 0, और दूसरी एंटिटी नॉन SEZ एरिया में लोकेटेड हो जहां पर टैक्स रेट हो 30%. तो बदमाश लोग कंट्री के अंदर भी ये घपला कर सकते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग का. तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस जिनको हम नाम देंगे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, जो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, वो भी अप्लाई हो जाती हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के रेगुलेशन के अंडर. बट प्राइमरली ट्रांसफर प्राइसिंग इज applicable to international transactions. What is an international transaction? International transaction is a transaction in which at least there is one non-resident, at least एक non-resident जहां पर होता है उसे बोला जाता है international transaction. तो अगर transaction दो resident के बीच में है तो क्या ये international transaction है? Answer is no, ये international transaction नहीं है. तो क्या इस पे ट्रांसफर प्राइसिंग के रेगुलेशन लगेंगे? आंसर इज नो, इस पे ट्रांसफर प्राइसिंग के रेगुलेशन नहीं लगेंगे. हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है SDT के तहत जहां पर रेजिडेंट और रेजिडेंट के बीच में भी ट्रांसफर प्राइसिंग लग सकता है, वो हम सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे. ठीक है सर. सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट द ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. ठीक है सर. कंडीशन नंबर 2, ट्रांसफर प्राइसिंग इज एप्लीकेबल ऑन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज. It is not applicable on third party enterprise, or it is not applicable on third party enterprises who are not connected with each other. तो अगर दो लोगों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, दो लोगों के बीच में कोई संबंध नहीं, दो लोगों के बीच में क्लोजनेस नहीं, दो लोगों के बीच में कोई नाता नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो दो लोग सांठ गांठ करके अपने प्रॉफिट्स को एक के पास से दूसरे पास शिफ्ट कर दें. ऐसा नहीं हो सकता. अगर थर्ड पार्टीज हैं, दो अनरिलेटेड पार्टीज हैं, तो भाई वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगी कि जो चीज वाजिब 1 करोड़ की बनती है उसके लिए वो 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन करें. ऐसा वो कभी भी नहीं करेंगी. ये कब मुमकिन होगा? ये तब मुमकिन होगा जब दो एंटरप्राइजेस कनेक्टेड होंगी आपस में, जब उन्हें पता है पैसा चाहे इस जेब में रखो चाहे इस जेब में रखो, बात बिल्कुल एक है, एक ही ग्रुप में पैसा जा रहा है, तब
जब दो एंटरप्राइजेस कनेक्टेड होंगी तब उन दोनों एंटरप्राइजेस को हम लोग बोलेंगे कि वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं, और तभी उनमें हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए. सो ट्रांसफर प्राइसिंग इज एप्लीकेबल ऑन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस पे ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है. दो एंटरप्राइज जो आपस में कनेक्टेड हैं, दो एंटरप्राइज जो आपस में रिलेटेड हैं, उनके बीच में ही ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस लगते हैं, और किसी एंटरप्राइज के बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग के रेगुलेशन नहीं लगते हैं. अब सर ये बड़ी मुद्दे की बात होगी, बड़ी गहन बात होगी, और बड़ी ही चिंता का विषय होगा कि कौन सी एंटिटीज को एसोसिएटेड एंटरप्राइज बोला जाएगा, क्योंकि हर एसएससी चाहेगा कि हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज एई की कैटेगरी में ना आए, क्योंकि अगर हम एई के कैटेगरी में आ गए तो जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी बिटवीन टू एईज वो ट्रांसफर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग स्क्रूटिनी में आ जाएगी. हाँ भाई हाँ. तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर प्राइसिंग लगने से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, एई से बाहर निकल जाओ. तुम आपस में कनेक्टेड ही नहीं हो, ये बोल दो. ट्रांजैक्शन तो होगी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो होगी, लेकिन तुम आपस में कनेक्टेड नहीं हो. अगर तुमने ये चीज प्रूव कर दी तो फिर भाई तुम एई की डेफिनेशन से बाहर चले गए, और तुम पे ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन फिर एप्लीकेबल होगी ही नहीं. ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन तुम अपने ऊपर अप्लाई करोगे ही नहीं. तो अब सवाल ये उठता है, सर एई किन दो एंटरप्राइज को बोलते हैं? दो एंटरप्राइजेस के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप हो, किस तरह का नाता हो कि उनको हम नाम देंगे एई. तो अब मुद्दे की बात ये कि सर ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, कौन कौन से वो परिस्थितियां होंगी, कौन कौन से वो सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें दो एंटरप्राइज को हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं. क्योंकि जो एंटरप्राइज एक दूसरे से एसोसिएटेड होंगे उन्हीं के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग की एप्लीकेबिलिटी आएगी. तो आओ देखते हैं वो कौन से मेजर्स हैं जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज को एसोसिएटेड एंटरप्राइज बनाते हैं. नंबर 1, शेयर्स मोर देन 26%. तो एनी टू एंटरप्राइजेस जिनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के शेयर्स होल्ड करता है मोर देन 26%. तो सपोज दो कंपनीज हैं, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड. एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के 26% या उससे ज्यादा शेयर्स अगर होल्ड करता है तो हम बोलेंगे एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड आपस में संबंधी हैं. भाई देखो, पर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं ना, हमारे मदर के साथ, फादर के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, वो जो स्पेशल वन होता है उनके साथ, तो ये जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं ये तो इमोशंस के बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं, ये ब्लड रिलेशनशिप के बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं. लेकिन यहां पर जो इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, जो कंपनीज के बीच में डिफाइन करे जाते हैं, वो करे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग. तो जो प्राइमरी रिश्ता दो कंपनीज आपस में बना सकती हैं वो है एक दूसरे के शेयर्स को होल्ड करने का रिश्ता. तो 26% शेयर्स अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में होल्ड करती है तो ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ जाते हैं. इनको हम कहते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. सर ये 26% ही क्यों है, 30% क्यों नहीं, या 20% क्यों नहीं? क्या इस 26% का भी लॉजिक है कि ये 26% ही क्यों है? हाँ भाई हाँ, इसका भी एक लॉजिक है. कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 75% वोटिंग पावर होनी जरूरी है. 75% वोट पड़ने चाहिए उस चीज के फेवर में. तो अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास 26% शेयर्स हैं, इसका मतलब उसके बिना कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, तो वो आदमी कंपनी के लिए खास है. 26% से नीचे अगर शेयर्स हैं तो फिर वो आदमी कंपनी के लिए खास नहीं है, क्योंकि उसके बिना, जिसके पास 24% सपोज शेयर्स हैं, उसके बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकता है. लेकिन जिसके पास 26% शेयर्स हैं उसके बिना स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास हो सकता. जिसके पास 24% शेयर्स हैं, 23% शेयर्स हैं, 22% शेयर्स हैं, उसके बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकता है. तो खास नहीं है कंपनी के लिए. खास कौन सा आदमी है? खास वो आदमी है जिसके बगैर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता. और इस आदमी के बगैर जो होल्ड करता है 26% या उससे ज्यादा के शेयर्स, उसके बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता. सो टू एंटरप्राइजेज, one of which holds at least 26% of the shareholding of the other are known as associated enterprise. इस केस में X और Y लिमिटेड आपस में AE बन गए. नेक्स्ट, कॉमन शेयर होल्डर ग्रेटर दैन 26%. अब देखना जरा, X Y में 26% होल्ड करता है और X Z लिमिटेड में भी 26% होल्ड करता है. X Y लिमिटेड में 26% होल्ड करता है और X Z लिमिटेड में भी 26% होल्ड करता है इक्विटी शेयर्स.
मेरा सवाल तुमसे, क्या X और Y एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं? यस सर, X और Y एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं। क्या X और Z एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं? हां जी हां सर, X और Z भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं। अब मेरा तीसरा सवाल देखना, क्या Z और Y एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं? क्या Z और Y एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं? आंसर इज यस, बिकॉज दे हैव कॉमन शेयर होल्डर holding more than 26%, more than equal to 26% shares in both of them। तो जिसका भी कॉमन शेयर होल्डर होता है, इसका मतलब वो कॉमन ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड है, वो कॉमन अपने पेरेंट कंपनी से इन्फ्लुएंस्ड है, और वो लोग क्योंकि कॉमन शेयर होल्डिंग रखते हैं, इसीलिए दोनों आपस में भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज माने जाते हैं। तो यहां पर Y और Z आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाएंगे। हालांकि दोनों का कोई संबंध नहीं है आपस में, लेकिन वो क्योंकि सेम पापा के बच्चे हैं, सेम पापा के बच्चे होने की वजह से भाई बहन बन गए, इसे बोलते हैं सिस्टर कंसर्न। तो अगर वो सेम पापा के बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज की कैटेगरी में आ जाएंगे। नंबर 3, कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, 1 भी % का शेयर दो एंटरप्राइज एक दूसरे में होल्ड नहीं करते, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ऑफ वन एंटरप्राइज इज होली डिपेंडेंट ऑन अनदर एंटरप्राइज। कोई रिलेशनशिप नहीं है शेयर होल्डिंग का, कोई शेयर एक दूसरे में नहीं है, किसी भी तरह की शेयर होल्डिंग नहीं रखते भाई एक दूसरे में, लेकिन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से एक एंटरप्राइज अपने प्रोडक्शन के लिए 100% निर्भर करती है दूसरी एंटरप्राइज पे। एक एंटरप्राइज अपने प्रोडक्शन के लिए 100% निर्भर करती है दूसरी एंटरप्राइज पे। मैं आपको देता हूं अपना ओरेकल वाले ही एग्जांपल। भाई ओरेकल यूएस, ओरेकल इंडिया, सपोज ये दोनों, मैंने तो अपने एग्जांपल में बोला था दोनों होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप वाले हैं। सपोज ये दोनों होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप वाले नहीं हैं, इन दोनों के बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं है सपोज, लेकिन इन दोनों के बीच में रॉयल्टी का तो रिलेशनशिप है। रॉयल्टी का रिलेशनशिप मतलब OIPL यूएस को रॉयल्टी पे करता है, ओरेकल यूएस को, ओरेकल यूएस OIPL को राइट टू यूज देता है। किस चीज का राइट टू यूज? कॉपीराइट को यूज करने का राइट टू यूज देता है ओरेकल यूएस टू OIPL। शेयर होल्डिंग नहीं है कॉमन, तो बताना क्या ओरेकल इंडिया का धंधा चल पाएगा बिना ओरेकल यूएस के उस राइट को लिए हुए? आंसर इज नो। जब तक ओरेकल इंडिया के पास राइट नहीं होगा, कॉपीराइट नहीं होगा ओरेकल के सॉफ्टवेयर को रिप्रोड्यूस करने का, ओरेकल इंडिया का धंधा चल ही नहीं सकता। तो if the manufacturing or processing of one enterprise is wholly dependent, 100% डिपेंडेंट है on another enterprise, दूसरे एंटरप्राइज पे 100% डिपेंडेंट है। तो जैसे OIPL की वर्किंग 100% ओरेकल इंक पे डिपेंडेंट है, इस केस में ओरेकल इंडिया और ओरेकल यूएस आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाएंगे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई शेयर होल्डिंग नहीं है। आइडिया देखना, आइडिया क्या है? आइडिया ये है, मैं उन केसेस को छांट के लाना चाहता हूं जिन जिन केसेस में इंफ्लुएंस आ सकता है एक पार्टी का दूसरी पार्टी पे। सिंपल सी बात, मैं उन केसेस को छांट के लाना चाहता हूं जिन जिन केसेस में एक पार्टी का इंफ्लुएंस आ सकता है दूसरी पार्टी पे। तो भाई देखो, ओरेकल यूएस अगर अपना सॉफ्टवेयर ओरेकल इंडिया को दे रही है यूज करने के लिए, तो नेचुरल सी बात है ओरेकल यूएस का इंफ्लुएंस आ गया ओरेकल इंडिया पे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट की शेयर होल्डिंग कॉमन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फ्लुएंस तो आ गया। तो मैं यहां पर देख रहा हूं इन्फ्लुएंस के बेसिस में मैं बोलूंगा कि दो पार्टीज एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं या नहीं। अगर इन्फ्लुएंस है तो मैं बोलूंगा एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं, अगर इन्फ्लुएंस नहीं है तो मैं बोलूंगा एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं है। सो दिस इज द थर्ड वे इन विच इन्फ्लुएंस कैन बी प्रूव्ड। फोर्थ वे, 90% ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय एन एंटरप्राइज एंड प्राइस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सच एंटरप्राइज। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई शेयर होल्डिंग नहीं है भाई, दोनों एंटरप्राइज ए और बी दो एंटरप्राइज हैं, तो यहां पर बना लेते हैं ए बी दोनों एंटरप्राइज हैं, और ए लिमिटेड बी लिमिटेड को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। 90% रॉ मटेरियल जो बी लिमिटेड यूज करता है वो कहां से आता है? ए से आता है। 90% रॉ मटेरियल ए से आता है बी के पास। 90% ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय एन एंटरप्राइज, 90% ए लिमिटेड बी लिमिटेड को रॉ मटेरियल भेजता है, मतलब बी लिमिटेड निर्भर है ए लिमिटेड के रॉ मटेरियल पर। जैसे यहां तो उसका पूरा बिजनेस ही निर्भर था, यहां रॉ मटेरियल निर्भर है, तो रॉ मटेरियल 90% के एक्सटेंट तक निर्भर है
बी लिमिटेड का रॉ मटेरियल ए लिमिटेड पे ए लिमिटेड बेचता है, और जो प्राइसिंग है वो भी ए लिमिटेड ही गवर्न करता है, वो भी ए लिमिटेड ही डिटरमाइन करता है। तो अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कोई प्रोडक्ट दे रहा है रॉ मटेरियल की तरह, और जो प्राइस है वो भी ए लिमिटेड खुद डिटरमाइन करता है, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग प्राइस नहीं डिटरमाइन होता, अगेन हम बोल देंगे ये दोनों एंटरप्राइज एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं। मैं तुम्हें एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं इस तरह के रिलेशनशिप का। एक बहुत बड़ी कंपनी है एस डी बायोसेंसर्स, जिसने कोविड में, कोरोना काल में जो आरटीपीआर टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट होते हैं जिन टेस्ट में पता लगता है कोविड है या नहीं, उन टेस्ट की किट्स सप्लाई करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब एसडी बायोसेंसर एक इंडियन कंपनी थी जिसका जो पेरेंट कंपनी था वो था कोरियन कंपनी, जिसका अगेन नाम था एसडी बायोसेंसर कोरिया। अब वो जो किट होती है, उस किट के अंदर स्ट्रिप्स लगती हैं, स्ट्रिप्स, एक कागज का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर की ड्रॉप डाली जाती है, जैसे खून की ड्रॉप अगर खून टेस्ट करना है, सलाइवा की ड्रॉप अगर सलाइवा टेस्ट करना है, अगर जो हमारे नाक से निकलता है उसको टेस्ट करना है तो उसकी ड्रॉप डाली जाती है, और उसकी ड्रॉप डालने के बाद उसका जो मीटर होता है वो बताता है कि कोरोना है या नहीं है। तो इस तरह का टेस्ट होता है ये कोरोना का टेस्ट। अब जो इस वाले इक्विपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना, जो कि था वो स्ट्रिप, क्योंकि वो स्ट्रिप में अगर खून का फ्लो ठीक से नहीं हुआ, अगर स्ट्रिप में अगर असेसमेंट ठीक से नहीं हुआ तो वो स्ट्रिप खराब हो जाती है। तो वो जो स्ट्रिप है वो 100% कौन सप्लाई करता है? एसडी बायोसेंसर कोरिया सप्लाई करता है, और एसडी बायोसेंसर इंक को, इंडिया को बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है ये वाली स्ट्रिप किसी और से खरीदना। तो 100% रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय एसडी बायोसेंसर कोरिया, एंड द प्राइसेस आर ऑल्सो फिक्स्ड बाय एसडी बायोसेंसर कोरिया। जो प्राइसेस हैं काफी ज्यादा एनॉर्मस, काफी ज्यादा ह्यूज प्राइसेस भी एसडी बायोसेंसर कोरिया ही फिक्स करता है इन वाली स्ट्रिप्स के। तो इस केस में फोर्थ पॉइंट के अंदर ये कवर हो जाता है कि भाई 90% ऑफ रॉ मटेरियल इज सप्लाइड बाय एन एंटरप्राइज एंड द प्राइस आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सच एंटरप्राइज। प्राइस भी ऐसे एंटरप्राइज से इन्फ्लुएंस है, तो दोनों बन जाएंगी एसोसिएटेड एंटरप्राइज। हालांकि इस केस में प्रैक्टिकली तो ये वैसे ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज बनेंगी क्योंकि इनका 100% होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। लेकिन आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बताया इस वाले केस में भी हम लोग एसोसिएटेड एंटरप्राइज डीम कर लेते हैं। ठीक है सर। देन नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस और टर्म्स एंड कंडीशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर एंटरप्राइज। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सेलिंग प्राइस और टर्म्स एंड कंडीशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर एंटरप्राइज। अब सुनना इसका एग्जांपल, जरा एग्जांपल सुनने से पहले जरा मुझे बता दो कि सेलिंग प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, बायर या सेलर? सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने का अधिकार किसका है, बायर का या सेलर का? सेलिंग प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, बायर करेगा या सेलर करेगा? सर बायर करेगा, बायर इज द किंग, जो खरीद रहा है वो किंग है, वो करेगा सेलिंग प्राइस डिटरमाइन। नालायक, फिलोसॉफिकल बातें मत करो मेरे से यहां पर। 11th-12th की सिविक्स में जो हम पढ़ते थे वो सब चीजें मत करो, प्रैक्टिकली बताओ। अगर तुम जाओ एप्पल आईफोन के शोरूम पे और उनसे बोलो मुझे आईपैड चाहिए और मेरे पास ये 10 रुपए हैं, लो 10 रुपए ले लो और आईपैड दे दो, क्या करेंगे? वो मार मार के बाहर भगाएंगे तुम्हें एप्पल के स्टोर से। तो बायर नेवर फिक्सेस द प्राइस, प्राइस इज ऑलवेज फिक्स्ड बाय द सेलर। सेलर हमेशा प्राइस फिक्स करता है, और अगर उसमें चेंज करने की जरूरत होती है तो वो भी कौन करता है? सेलर ही चेंज करता है। अब भाई दो एंटरप्राइज हैं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कुछ फिनिश गुड्स सप्लाई करता है। ए लिमिटेड हो गया सेलर, बी लिमिटेड हो गया बायर। दोनों के बीच में कोई होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं है, कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिपेंड नहीं करता, कोई रॉ मटेरियल डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो फिनिश गुड्स का प्राइस होता है वो हमेशा बी लिमिटेड डिसाइड करता है। बी लिमिटेड के पास राइट है, जो बायर है उसके पास राइट है कि मैं कितना गुड किस प्राइस का खरीदूं, ये बायर डिसाइड करता है, ये सेलर डिसाइड नहीं करता। मतलब उल्टी गंगा बह रही है। अगर कहीं भी तुम देख लो ऐसी उल्टी गंगा बहती हुई, समझ लेना ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं। इन दोनों में ऊपर से नहीं दिख रहा, ऊपर से नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ सांठ गांठ है, अंदर से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जो ऊपर से तो नहीं दिख रहा लेकिन अंदर से है। तो भाई मेरी क्लास में एक उद्दंड लड़का, एकदम बदतमीज लड़का और बहुत ज्यादा जिद्दी लड़का, मैं उसे बोलता हूं ठीक है भाई अपने ग्रुप के साथ साइड में बैठो, तुम बातें बहुत करते हो इसलिए तुम साइड में बैठो, तुम इस ग्रुप के साथ नहीं बैठोगे, साइड में बैठो, नहीं बैठता, नहीं जाता। मैं बार बार कहता हूं नहीं जाता,
एक दिन क्या हुआ, मैं क्लास में डांट रहा था उसको और मैं कह रहा था कि तुम अलग से बैठो, नहीं गया। पीछे से एक लड़की ने बोला अरे चले जाओ ना, पीछे चले जाओ। बड़े प्यार से अपना बैग उठाया, बड़े प्यार से बैग उठा के पीछे चला गया। तो बताना, अगर टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइसेस कोई और डिटरमाइन कर रहा है तो क्या यहां से आपको इंडिकेशन मिला कि दोनों में कुछ एसोसिएशन है? अब इस एग्जांपल से बड़ा अच्छा समझ में आया होगा, है ना नालायक। जब प्रैक्टिकल बिजनेस के एग्जांपल दो तब नहीं समझ में आता, अब इस एग्जांपल से तो बड़ा अच्छा तुम्हें समझ में आया होगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नालायक। ओके, तो लॉजिक वही है भाई, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में प्राइस और टर्म्स एंड कंडीशन बायर डिटरमाइन करता है इंस्टेड ऑफ सेलर, मतलब उल्टी गंगा बह रही है, उस केस में मैं कहता हूं देयर इज अ एसोसिएट एंटरप्राइज कनेक्शन, दोनों एंटरप्राइज के बीच में एसोसिएट कनेक्शन है। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या है सर? नेक्स्ट फैक्टर है कॉमन कंट्रोल बाय इंडिविजुअल और HUF और रिलेटिव देयर ऑफ। इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब ये, जब एक इंडिविजुअल दो एंटिटीज को या दो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है तो वो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो जाती हैं। तो सपोज मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए के दो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ABC प्रोप्राइटरशिप, एक ABC है, एक है XYZ, दोनों को ही कौन कंट्रोल कर रहा है? मिस्टर ए कंट्रोल कर रहे हैं, तो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो जाएंगी। अब इसी तरह अगर कोई HUF दो एंटरप्राइजेस को कंट्रोल कर रहा है और दोनों एंटरप्राइज आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन HUF दोनों का कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, तो अगेन वो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो जाएंगी। सर अब अगर ऐसा हो कि इंडिविजुअल एंटरप्राइज 1 को कंट्रोल करता है और इंडिविजुअल का कोई रिलेटिव एंटरप्राइज 2 को कंट्रोल करता है, तो भी क्या सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेगा? हाँ जी हाँ, सेम प्रिंसिपल तब भी अप्लाई करेगा जब मिस्टर ए ABC को कंट्रोल करता है और मिस्टर ए की वाइफ मिसेस ए XYZ को कंट्रोल करती हैं, तो ABC और XYZ आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएंगी। सो कॉमन कंट्रोल बाय इंडिविजुअल और HUF और रिलेटिव देयर ऑफ, उनका रिलेटिव भी अगर कोई होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा, तो वो वाली एंटरप्राइजेज आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज कहलाएंगी। होल्डर ऑफ 10% इंटरेस्ट इन अ फर्म AOP BOI, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। कोई भी पर्सन, जैसे हमने कंपनी के केस में बेंचमार्क रखा 26%, वैसे हम पार्टनरशिप फर्म AOP BOI के केस में बेंचमार्क रख रहे हैं 10%। तो अगर किसी भी पर्सन का किसी भी AOP BOI या पार्टनरशिप फर्म में 10% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो वो पर्सन और वो वाली एंटरप्राइज मतलब AOP BOI या पार्टनरशिप फर्म आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाएंगी। सो होल्डर ऑफ 10% इंटरेस्ट इन अ फर्म AOP BOI, 10% मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। Then loan advanced more than 51% of book value of the assets। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। सो सपोज ABC कंपनी, जिनके पास टोटल जो एसेट्स हैं वो हैं 100 करोड़। अब ABC कंपनी गई ICICI बैंक के पास और ICICI बैंक से ABC कंपनी ने मांगा एक लोन। कितने रुपए का लोन मांगा? लोन मांगा 60 करोड़ रुपए का। एसेट्स कितने हैं ABC के पास? ABC के पास एसेट्स हैं 100 करोड़ रुपीस के। लोन कितना मांगा? 60 करोड़ रुपए का मांगा, मतलब 50% ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स से ज्यादा का लोन मांग लिया। ICICI बैंक ने लोन दे दिया ABC कंपनी को। दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गई। दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गई। अब अगर ये दोनों इंडिया से, एक इंडिया के अंदर और एक इंडिया के बाहर लोकेटेड हैं, तो ये ट्रांजैक्शन बन गई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो भैया जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन थी ना, ये सिर्फ सेल परचेज ही नहीं होता, लोन की कोई ट्रांजैक्शन हो, एडवांस की कोई ट्रांजैक्शन हो, लीज की कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो, सबके ऊपर अप्लाई कर जाता है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जो गैम्बिट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स या परचेज ही नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, किसी भी तरह की कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो, उस पर अप्लाई कर जाएगा। तो ICICI बैंक जो US में है और ABC कंपनी जो इंडिया में है, ये दोनों अपने आप में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गई। क्यों? क्योंकि ABC कंपनी के एसेट्स का 50% या उससे मोर लोन ABC ने ICICI बैंक से ले लिया।
सो क्या कहता है, होल्डर ऑफ लोन एडवांस्ड मोर देन और इक्वल टू 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गई। अब इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी सबको एएलपी के मापदंड पे तोलना पड़ेगा। ठीक है सर। देन गारंटी मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ टोटल बोरोइंग्स। सर ये गारंटी क्या होता है भाई? गारंटी का मतलब होता है भाई, जब भी कोई बिजनेस लोन लेने जाता है तो या तो वो अपने कोई कोलेटरल एसेट्स देता है, एसेट्स को गिरवी रखता है कि ये मेरे एसेट्स हैं, मुझे इनके इक्विवेलेंट लोन चाहिए, लो ये एसेट्स मेरे गिरवी रख लो, ये कागजात गिरवी रख लो, अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो तुम इन एसेट्स को बेच के मेरा लोन चुका लेना। दिस इज नोन एज मॉर्टगेज, दिस इज नोन एज अपने एसेट्स को गिरवी रखना। लेकिन अगर कोई ये गिरवी नहीं रखता अपने एसेट्स को, अगर कोई एसेट्स को गिरवी रखे बगैर किसी की गारंटी दे देता है, मतलब कोई पर्सन जो एक वेल रेप्यूट का पर्सन है वो आके गवाही दे देता है कि ठीक है भाई, अगर इस कंपनी ने लोन नहीं दिया तो इसके बदले मैं आपका पूरा लोन चुका दूंगा, दैट इज नोन एज गारंटी। तो कई बार कॉर्पोरेट्स आपस में एक दूसरे की गारंटी लेते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी की गारंटी लेती है, वो बैंक को रिटर्न में देती है कि हाँ भाई हाँ, अगर दूसरी कंपनी पैसे नहीं चुका पाई तो पैसे मैं दूंगा और मैं गारंटर हूं इसका। दिस इज नोन एज गारंटी। तो अगर किसी भी एंटरप्राइज ने गारंटी दी है किसी और एंटरप्राइज के बिहाफ पे और टोटल बोरिंग के 10% से ज्यादा अमाउंट की गारंटी दे दी, तो फिर भाई ऐसे सिचुएशन में दोनों एंटरप्राइज को बोला जाएगा एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड के ऊपर जो इस समय लोन चढ़ा हुआ है वो चढ़ा हुआ है 100 करोड़। 100 करोड़ में से 20 करोड़, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। 100 करोड़ में से 20 करोड़ जो लोन चढ़ा हुआ है उसकी गारंटी जो वाई लिमिटेड की है, 20 करोड़ रुपए की गारंटी वो आईसीआईसीआई बैंक को वाई लिमिटेड के बिहाफ पे किसने दे दी? एक्स लिमिटेड ने गारंटी दे दी आईसीआईसीआई बैंक को वाई लिमिटेड के बिहाफ पे। कितने रुपए के लोन के लिए? 20 करोड़ के लोन के लिए। एक्स लिमिटेड ने लिखित में क्या दिया आईसीआईसीआई बैंक को? एक्स लिमिटेड ने लिखित में दिया अगर वाई लिमिटेड 20 करोड़ रुपए तक का लोन नहीं चुका पाएगा तो 20 करोड़ रुपए मेरे से ले लेना। Is it more than 10% of the total loan which is due with Y Limited? Yes, it is more than 10%. If it is more than 10%, then X Limited and Y Limited are associated enterprises. तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? हो ये रहा है, इन्फ्लुएंस करने की क्षमता देखी जा रही है। किन किन परिस्थितियों में एक एंटरप्राइज दूसरे पे अपना कमांड कर सकती है, अपना इन्फ्लुएंस कर सकती है और वो अपनी बातों में उसको मना के इस तरह की कोई हरकत कर सकती है कि 1 करोड़ रुपए की चीज बुक्स में वो दिखाए 10 करोड़ रुपए की। इस तरह की कोई हरकत करने के लिए इन्फ्लुएंस होना जरूरी है और इन सारे पॉइंट्स में से इन्फ्लुएंस सामने निकल के आ रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस विच वन कंपनी हैज ऑन अनदर, विच वन एंटरप्राइज हैज ऑन अनदर। जी सर, बिल्कुल। देन सेकेंड लास्ट हिंट क्या है भाई? more than half of board of directors और 1 executive director appointment। तो अगर दो कंपनीज हैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, देखना मैं दोबारा दो कंपनीज बना रहा हूं, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। यह है एक्स लिमिटेड, यह है वाई लिमिटेड। दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप, कोई शेयर होल्डिंग, कोई लोन, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो वाई लिमिटेड के 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सपोज वाई लिमिटेड के 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन 7 में से 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय एक्स लिमिटेड। 7 में से 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसने अपॉइंट किए हैं? एक्स लिमिटेड ने अपॉइंट किए हैं 7 में से 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बता दो जरा, क्या एक्स और वाई आपस में रिलेटेड हो गए? हाँ जी हाँ सर, रिलेटेड हो गए, क्योंकि एक्स ने, समझ लो एक तरह से ऐसा हो रहा है, एक्स ने अपने बंदे बिठा दिए वाई के बोर्ड पे। जब उसने खुद अपॉइंट करे ना, तो एक्स ने अपने बंदे बिठा दिया वाई के बोर्ड पे। अब जो एक्स चाहेगा वही होगा। वहीं अगर ये नंबर 4 की जगह होता 2 तो भी क्या सच था? नहीं सर, फिर ये दोनों ए ही नहीं है, फिर एक्स और वाई ए ही नहीं है। अगर ये 4 की जगह होता 2 तो फिर ये ए ही नहीं है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन में ये नहीं आते हैं। ठीक है सर। सो मोर देन 50%, मोर देन 50%, देखो 50% भी नहीं है, इक्वल टू का निशान यहां नहीं है, यहां इक्वल टू का निशान था, यहां इक्वल टू का निशान था, यहां इक्वल टू का निशान नहीं है। सो मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी अपॉइंटेड बाय वन एंटरप्राइज, ओनली देन विल बोथ द एंटरप्राइज बिकम एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऑफ ईच अदर।
7 में से 4 अगर चुने तो फिर भाई एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाएगा। 7 में से अगर 3 चुने या 2 चुने तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं बनेगा। एक और कंडीशन है यहां पर, और दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कोई भी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड ने चुन लिया या वाई लिमिटेड का एक्स लिमिटेड ने चुन लिया, कोई भी एक, अब इसमें 50% नहीं है भाई, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, ही इज द मेन वर्किंग डायरेक्टर, ही इज द मेन डायरेक्टर जो डिसीजन लेने में, स्पीडी डिसीजन लेने में मदद करता है। अगर एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चूज कर लिया एक्स ने वाई का, तो एक्स और वाई आपस में बन जाएंगी एसोसिएटेड एंटरप्राइज। सो more than half of board of directors or at least one executive director is appointed by another enterprise, then both enterprises become associated enterprise. Then last is common appointments by an enterprise. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तो X लिमिटेड Y लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करता है, और X लिमिटेड Z लिमिटेड के भी 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट करता है। 4 आउट ऑफ 7 एक्स लिमिटेड चूज कर रहा है जेड लिमिटेड के भी। तो बताना जेड और वाई भी आपस में ए ही हो गए क्या? एक्स और वाई तो ए ही हो गए, क्योंकि एक्स वाई के 50% ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट कर रहा है। एक्स और जेड भी एसोसिएटेड हो गए, क्यों? एक्स जेड के मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज कर रहा है, तो एक्स और जेड भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए। सवाल ये उठता है, क्या वाई और जेड आपस में भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए? जरा इस सवाल का मुझको जवाब दो। क्या Z और Y आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए? हां सर हाँ, ये दोनों भी आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए। तो जहां पर भी कॉमन अपॉइंटमेंट होता है, कॉमन अपॉइंटमेंट्स बाय एन एंटरप्राइज, जहां एक ही एंटरप्राइज ए का भी सिलेक्शन कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वही एंटरप्राइज बी का भी सिलेक्शन कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो ये हो गए कॉमन अपॉइंटमेंट। और कॉमन अपॉइंटमेंट के केस में भाई दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो जाती हैं। तो ये था डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज। जी हां, ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं। शॉर्ट में लिखा है मैंने, बुक में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। शॉर्ट में आपको याद रखने के लिए पॉइंटर्स फॉर्म में अगर आप बना लो, ये चार्ट अगर आप अपने रजिस्टर पे बना लो, आपको एकदम याद हो जाएगा एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या है। और लास्ट टॉपिक इस वाले ब्रीफ का जो हम अब देखने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक है भाई, चलो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गई, एसोसिएटेड एंटरप्राइज भी बन गया। सवाल ये उठता है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज, अगर हमें पता लग गया दो एंटरप्राइज आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं, तो असेसिंग अथॉरिटी इनकी एक एक ट्रांजैक्शन को लेके बैठ जाएगा और सब में ये बोलेगा आर्म्स लेंथ प्राइस के बेसिस पे इन सारी ट्रांजैक्शन को मैं स्क्रूटनाइज करूंगा। मतलब अगर ये सारी ट्रांजैक्शन किसी थर्ड पार्टी के साथ होती, प्लस अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती, अनकंट्रोल्ड मतलब किसी का इन्फ्लुएंस ना होता। देखो ये आने से तो इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो इन्फ्लुएंस के अंदर हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कैटेगरी में आ गए, तो मैं इनके ट्रांजैक्शन को ऐसे एनालाइज करूंगा जैसे ट्रांजैक्शन किसी थर्ड पार्टी के साथ हो रही है और अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में हो रही है, जहां किसी का किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं हो। वैसे सिचुएशन में रॉयल्टी कितने रुपए की पे होती अगर ये दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज ना होते, मैं वो एनालाइज करूंगा और वही मैं एक्सपेंस की तरह या इनकम की तरह कंसिडर करूंगा। तो असेसिंग ऑफिसर सीधे से बोलेगा, सुनो ऑरेकल इंडिया 10 करोड़ रुपए की रॉयल्टी, सवाल ही नहीं उठता। ऑरेकल मलेशिया, ऑरेकल जापान, ऑरेकल कोरिया, सब में देख लो 1 करोड़ रुपए की रॉयल्टी बनती है, तो मैं तुम्हारा 9 करोड़ रुपए का खर्चा डिसअलाउ कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस सेक्शन 92C, द आर्म्स लेंथ प्राइस अकॉर्डिंग टू मी। तो ये अगेन असेसिंग अथॉरिटी जो होती है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर होता है, उसका जजमेंट होता है एक तरह से भाई। और मेथड्स भी हैं, ऐसा नहीं कि वेग ऐसे तुक्का नहीं मारना, मेथड्स हैं। आर्म्स लेंथ प्राइस को डिटरमाइन करने के मेथड्स हैं, उन मेथड्स को यूज करके आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली जाती है। जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो है थर्ड पार्टी के साथ जो प्राइस होना चाहिए वो, प्लस अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में जो प्राइस होना चाहिए वो, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। मेथड्स दिए हुए इनकम टैक्स एक्ट से, तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर इन मेथड्स को यूज करके एक ट्रांसफर प्राइसिंग का एक वैलिड प्राइस निकाल के लाता है, आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के लाता है, और हम एज्यूम करते हैं कि सारी ट्रांजैक्शन जो ड्यूरिंग द ईयर हुई हैं वो उसी आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुई हैं, और उस बेसिस पे हम लोग अपना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को रिकैलकुलेट करते हैं। जहां डिसअलाउंस की जरूरत है,
वहाँ डिसअलाउ करते हैं। तो जैसे खर्चा हम इंडिया की बुक्स में डिसअलाउ करेंगे, 9 करोड़ रुपए का अगर हमें लगा ये बहुत एक्सेस है और आर्म्स लेंथ प्राइस बहुत कम है, ये जो बुक्स में एक्चुअली ट्रांसफर प्राइस दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। तो ट्रांसफर प्राइस का मतलब जो एक्चुअल प्राइस है, आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब जो होना चाहिए था। ट्रांसफर प्राइस मतलब जिसमें एक्चुअली ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर प्राइस एक्चुअल प्राइस, और आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब जिसमें होना चाहिए था। तो मैं एज्यूम कर लूंगा जो होना चाहिए था वही एक्चुअल है और उसके हिसाब से अपनी कंप्यूटेशन दोबारा करूंगा और एसएससी को बोलूंगा लाओ भाई लाओ एक्सेस कैश मुझको दो। सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट आर्म्स लेंथ प्राइस, द ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन, सेक्शन 92 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आओ चलो अब अपनी बुक में चलते हैं और इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं।